विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम आर्थिक भूगोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्थिक भूगोल। सबसे पहले आर्थिक भूगोल क्या है? तो आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। जब आपसे पूछा जाता ना कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आपने कैसे डिफाइन करना है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। 1882 में एंड्री की पुस्तक ज्योग्राफी 10 वेल्थ एंडल्स से आर्थिक भूगोल का जन्म वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ। वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ। कभी कभी यही पूछ लेता है कि ज्योग्राफी 10, ये दरअसल दूसरे देश की भाषा है, ये इंग्लिश नहीं है। DES लिखा हो जाता, ज्योग्राफी देश, वेल्थ एंडल्स, ये किताब का नाम है। पूछ लेगा किसने लिखी, तो आपने बोलना है एंड्री ने लिखी है। कब लिखी? 1882 में लिखी। आर्थिक भूगोल का जन्म माना जाता है यहाँ से वाणिज्य भूगोल के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तथा संसाधनों के अवैध दोहन की अपेक्षा आज आर्थिक भूगोल के अध्ययन के में संसाधन उपयोग के अधिक, संसाधन संरक्षण, उत्पादन के अधिक वितरण और आर्थिक विकास की अपेक्षा पर्यावरण विकास यानी इको डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान रखा जाता है। पहले जब आर्थिक भूगोल पढ़ते थे उसमें पैटर्न अलग था। जैसे जैसे समय बीता उसमें नई नई चीजें आने लगी, जैसे इको डेवलपमेंट के बारे में यानी पर्यावरण विकास के बारे में पढ़ने लगे। उत्पादन से अधिक वितरण, पहले उत्पादन के बारे में ही पढ़ते थे, अब वितरण के बारे में ही पढ़ा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब पहले तो ये था कि अधिकाधिक कैसे दोहन किया जाए, बाद में समझ में आया कि भाई इतना दोहन करेंगे, अगर हम इस पहाड़ को पूरा खोद देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजें आई। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण पर बात की गई। तो मैंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति तथा संसाधनों के अवैध दोहन की अपेक्षा आज आर्थिक भूगोल के अध्ययन में संसाधन उपयोग के अधिक, संसाधन उपयोग से अधिक संसाधन संरक्षण, संसाधन उपयोग से अधिक संसाधन संरक्षण, उत्पादन से अधिक वितरण और आर्थिक विकास की अपेक्षा पर्यावरण विकास पर अधिक ध्यान रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कहाँ पर पूछे जाते हैं? बोलेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है कि ज्योग्राफी है जी। आर्थिक भूगोल के बारे में जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं आर्थिक भूगोल में? पहले के आर्थिक भूगोल में और आज के आर्थिक भूगोल में, अगर आप माना 1880 के आर्थिक भूगोल पढ़ रहे होते और आज आप 2024 में आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस आए हैं? आपने बोलना है जी संसाधन उपयोग से अधिक, अब संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। संसाधनों के उपयोग अधिक मतलब उपयोग से अधिक अब संसाधन संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्पादन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान किस पर दे रहे हैं? वितरण पर। किस पर? ठीक है, उत्पादन पे भी ध्यान देंगे लेकिन उत्पादन से ज्यादा हम वितरण पर ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, आर्थिक विकास की जगह यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह हम पर्यावरण विकास यानी इको डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ये अंतर है। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे क्या होता है, यूपीएससी जब आपका सब्जेक्ट होता है ना, पूछा जाता है आपसे आपका सब्जेक्ट क्या है, और अगर सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गए? इसको इस तरह से आपने तैयार करना है। 1920 में टायर महोदय ने आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय बनाया। सिमरमैन और मिचेल ने बताया कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। यह कथन किसका है? आंसर सिमरमैन और मिचेल। सिमरमैन और, सिमरमैन व्यक्ति का नाम है, ज्योग्राफर का नाम है। मिचेल भी जो है ज्योग्राफर हैं, आर्थिक भूगोल पर लिखते हैं। टायर महोदय जो है वो भी क्या है? गाड़ी के टायर नहीं है, नाम है किसी व्यक्ति का, ज्योग्राफर हैं। आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय बताया किसने? टायर महोदय ने। अब हम आ रहे हैं किस पे? वर्ड एग्रीकल्चर पर। तो सबसे पहले विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर
क्षेत्र पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। और आपको बता दूं कि अगर फसली भूमि क्षेत्र देखेंगे हम 2019 में, जो कंट्रीज विद लार्जेस्ट क्रॉपलैंड एरिया निकाला गया तो उसमें भारत नंबर 1 पर था। किस पर था? भारत में 170 मिलियन हेक्टेयर क्या है? फसली क्षेत्र है। क्या है? 170 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर क्या है? फसली क्षेत्र है। जबकि यूएसए में सिर्फ 160 मिलियन हेक्टेयर क्या है? फसली क्षेत्र है। चीन में कितना है? 140 है। रूस में कितना है? 125 है। ब्राजील में कितना है? 65 है। भले ही भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा कौन है? रूस है। लेकिन रूस में कितना है? खाली 4थे नंबर पे आता है रूस फसली क्षेत्र के हिसाब से। सिर्फ 125 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे खेती करते हैं वहां पर। बाकी तो वहां पर टैगा टुंड्रा सब है, वहां का खेती करोगे आप? ये है समझ में? दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आता है। कनाडा की जगह ही नहीं है इसमें। कनाडा का अगर मैं 5 देशों को ले रहा हूं तो उसका नंबर नहीं आ रहा कनाडा का। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ रहा है? चाइना आ रहा है। चाइना फसली क्षेत्र के हिसाब से तीसरे नंबर पे ये 140 मिलियन हेक्टेयर क्या है उसके पास? फसली क्षेत्र है। चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? यूएसए, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन फसली क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यूएसए दूसरे नंबर पे आ रहा है। 160 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है उसके पास? फसली है, फसली क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे कौन आ रहा है? ब्राजील आ रहा है। ब्राजील 5वें नंबर पे ही है। सिर्फ 65 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र है उसके पास। 6ठे नंबर पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन है? भारत। लेकिन फसली क्षेत्र के हिसाब से भारत क्या नंबर 1 पर है। तो विश्व के लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। विश्व बैंक रिपोर्ट 2021 के अनुसार संसार की जनसंख्या का 27% और दक्षिण एशिया की जनसंख्या का 42% कृषि तथा संबंधित व्यवसाय में लगा हुआ है। पूरे संसार में अगर हम देखें, अगर 100 लोग रहते हैं माना पूरे संसार में, 27 लोग किसमें हैं? 27 लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और अगर सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करें कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में क्या है कि अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 42 लोग खेती में लगे हुए। ऐसे करके याद करना चाहिए कि दक्षिण एशिया की जनसंख्या का 42% कृषि तथा संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं। कृषि भूमि का 1/3 मानसून एशिया के देश में पाया जाता है। यानी इसको बोलते हैं सीएस कंट्रीज, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रूस और रूस से जो अलग हुए देश उनको सीएस कंट्रीज बोला जाता है। जो अलग हो गए थे रूस से उनको बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल सहित यूरोप के 30% क्षेत्रफल, उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका के 10% भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के 6% भाग पर, दक्षिण अमेरिका के 18% भाग पर खेती की जाती है। कितना कितना भाई? पूरा लेना है आपने। रूस, सीआईएस कंट्रीज, यूरोप 30% क्षेत्रफल, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में 10% पर, ऑस्ट्रेलिया में 6% भाग पर, दक्षिण अमेरिका में 18% भाग पर खेती की जाती है। विश्व का अधिकांश कृषि उत्पादन विश्व के विशेष उपजाऊ लगभग 12% भूभाग से ही प्राप्त किया जाता है और कृषि भूमि का लगभग 75% विश्व के 15 देशों में पाया जाता है, जहां संपूर्ण विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। जहां कृषि होगी उसके अगल बगल जो जनसंख्या होगी वो सघन होगी। क्या होगी? तो विश्व के 15 ऐसे देश जहां संपूर्ण विश्व का 55% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब वहां क्या है? कृषि। आप सारा डिजर्ट में रहना पसंद नहीं करोगे, आप गंगा यमुना के दोआब में रहना पसंद करोगे। कारण क्या है? सारा में क्यों नहीं रहोगे? कठिन भूगोल है। दूसरा मेन चीज क्या होती है भाई? भोजन। मेन चीज क्या है? कोरोना हुआ था, क्या देख रहे थे? बैंक बैलेंस या भोजन? हाँ, तब सारे बैंक बैलेंस धरे के धरे रह गए। लास्ट में पता चला लोगों को, 100 साल बाद पता चला कि भाई पहली प्रायोरिटी क्या है? भोजन। क्या है? तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का 40% कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। कितना? 40% कृषि व पशुपालन पर निर्भर है।
विकसित देशों में यह प्रतिशत 5 से 10 के बीच में और विकासशील देशों में 25 से 82% के बीच है। विश्व में कृषि जनसंख्या घनत्व यानी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक मालदीव में 82,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि विश्व में कृषि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आंसर मालदीव में है। मालदीव की कैपिटल माले है, ठीक है। कितना है वहां पर? 8200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कृषि जनसंख्या घनत्व कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में कृषि भूजोत यानी एग्रीकल्चरल होल्डिंग का औसत आकार सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में कितना? 3,590 हेक्टेयर। 3,590 हेक्टेयर यानी 3589 हेक्टेयर। इसी प्रकार विश्व में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर सबसे अधिक कृषि भूमि ऑस्ट्रेलिया में तथा सबसे कम सिंगापुर में। सिंगापुर में भाई पूरा ही नगरीकृत है, तो कृषि करनी कहां पर है? सिंगापुर सुने हो? जैसे आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार करते हो, एक देश पड़ता है कौन सा? सिंगापुर, जो कि अपने आप में लगभग 100% क्या है? नगरीकृत है। तो कहां पे खेती करोगे? ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कृषि भूमि किसके पास है प्रति व्यक्ति पर 1,000 व्यक्तियों पर? आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम कहां पर है? सिंगापुर में। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये जल्दी से आदमी व्यक्ति कर नहीं पाता। कारण क्या है? अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे ही मैंने कहा सबसे ज्यादा फसली भूमि क्षेत्र किसके पास है? भारत के पास है, 170 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। अगला, कृषि के अंतर्गत फसलों को खाद्यान्न, नकदी और व्यावसायिक फसलों में बांटा जा सकता है। खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आता है? चावल आता है, गेहूं, मक्का, जौ, दाल। कैश क्रॉप्स, अगला है नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि। बागानी फसलों में क्या आता है? कॉफी, चाय, कोको, रबर, नारियल। रेशेदार फसलों में क्या आता है? कपास, जूट, सनई आदि। जंतु उत्पाद में क्या आता है? सिल्क, ऊन, मांस, दुग्ध। ये भी पता होना चाहिए। कैश क्रॉप्स क्यों बोलते हैं इनको? नकदी फसलें। जब भी भूमि पर कर लगा होगा तो आपने सुना होगा कि गल्ले के रूप में लेता था कि वो राजा, वो सुल्तान। गल्ला मतलब होता अनाज के रूप में। माना कोई राजा जो टैक्स ले रहा है वो गल्ले के रूप में ले रहा है, तो इसका मतलब उसकी जरूरत है। यानी वो गेहूं भी ले रहा है, वो चावल भी ले रहा है, वो दाल भी ले रहा है, जौ भी ले रहा है। लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे कि भाई तंबाकू ले लो, तो बोलेगा नहीं भाई, पहले बेचो इसको और उसका क्या कराओ? इसको नकदी में जमा करो, नकद में जमा करो। इसकी जगह पे क्या करो? या पता चला आपने कहा जी मेरे खेत में गन्ने हो रखे और आपने टैक्स जमा करने के लिए कहाँ पहुंच गए? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? गन्ना बेचना पड़ेगा और नकद में देना पड़ेगा। क्या? टैक्स। नकदी फसलें, मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू। ठीक है, चावल के बारे में पढ़ते हैं। राइस, चावल एशिया की सर्वप्रमुख धान्य फसल है। चावल एशिया की, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, एशिया की सर्वप्रमुख धान्य फसल कौन सी है? आंसर चावल। एशिया के लोग चावल खाते हैं बहुत ज्यादा। तटीय भागों में मछली चावल खा रहे होंगे, अंदर के भागों में दाल चावल खा रहे होंगे, कोई सब्जी चावल खा रहा होगा। अलग अलग ट्रेडिशन है। कोई कुत्ता मार रहा होगा, उसके अंदर चावल भर के खा रहा होगा। छी कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, या जो आपका कोरिया हो गया या इस तरह के देशों में जाइए, कुत्ते को वहां पर क्या किया था? पसंद किया जाता है। क्या करते हैं? कुत्ता मारा, बारबेक्यू लगाया, उसके अंदर चावल चूवल भरा, उसको क्या किया? ठीक है। इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति, राइस कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आप तो पहाड़ों में रहते हैं, बिना चावल के तो यहाँ है ही नहीं कुछ भी। यहाँ भी तो राइस कल्चर है। भात नहीं खाया जी आज ऐसा लग रहा है जैसे आज क्या है, भूखे ही हैं सुबह से। रोटी खिला दो भले ही कितनी, भात नहीं खाया तो। अच्छा, थोड़ा मैदानी इलाकों की तरफ जाओगे, वहाँ चावल खाते ही नहीं है, वहाँ गेहूं रोटी खाते हैं तीनों टाइम। पता है सर?
और जो संस्कृतियां भी हैं वो भी ऐसी हैं। उत्तराखंड में देखी होगी, इसके हाथ का चावल नहीं खाना, इसके हाथ का खाना है ना। शादी में चावल बनाने वाला ही अलग होगा, सरोला। चावल के पीछे घूम रही है संस्कृति पूरी। चलो जी, तो क्या कहा मैंने आपको, चावल संस्कृति कहा जाता है, राइस कल्चर कहा जाता है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, इतने में क्वेश्चन बन जाएगा। चावल उष्ण आर्द्र जल, यानी चावल को आर्द्रता भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, थोड़ी बहुत पानी भी चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वेदों में लिखा हुआ व्रीहि और शाली दो प्रकार के चावल होते हैं, एक रुपाई करके होता है, एक तिखड़ होता है। पहाड़ों में देखा होगा आपने, उपराऊ भूमि, तलाऊ भूमि, तो जो ऊपर की भूमि होती है वहां तो रुपाई नहीं होती है। पहाड़ के जैसे से आप ऊपर जाओगे सीधे बोया, वो चावल अपने आप मतलब रुपाई नहीं करते हैं, सीधे चावल लगेगा वहां पर। बारिश पे निर्भर है, बारिश होकर वो खाने में बहुत इसका उल्लेख वेदों में भी किया। यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछा, व्रीहि और शाली क्या किस प्रकार का धान है, एक है रुपाई वाला और एक है बिना रुपाई वाला, ठीक है। और जब तालाब में आते हो आप, जहाँ इरिगेशन मतलब जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पे आपने देखा हो पहले खेत में लगाते हैं, फिर उस खेत से दूसरे अन्य खेतों में क्या की जाती है, रुपाई की जाती है, मौसम विशेष करते हैं। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसका कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। मानसूनी जलवायु वाले देशों में क्यों की जाती है, तो भाई आपने देखा होगा, बारिश आई, खेत भर गए, लबालब भर गए, हल लगाया, आजकल फिर क्या करते हैं, उस पर रुपाई करते हैं, ठीक है। चावल के बारे में अगर मैं बताऊं तो चावल क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष 3 राष्ट्र हैं, 2019 का ही आंकड़ा है अभी तक हमारे पास, किताबों में जो आया 2019 का है, तो प्रथम स्थान पर भारत है, द्वितीय स्थान पर चीन है, तृतीय स्थान पर बांग्लादेश है। तृतीय स्थान पर कौन है, बांग्लादेश। अच्छा, कोई क्या कर रहा है, चावल हाथ से खा रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके गोले बना के खा रहा है, यहां से पूरा खा रहा है, कोई स्टिक से खा रहा है। इधर जाओगे आप तो स्टिक से खाते हैं वो लोग, आप खा भी नहीं पाओगे, क्या बोलते हैं उसको, चॉप स्टिक्स, खा लोगे, ठीक है। तो प्रथम स्थान पे कौन, भारत, द्वितीय स्थान पे कौन, चीन, तृतीय स्थान पे कौन, बांग्लादेश, तृतीय स्थान पे कौन, बांग्लादेश। चावल उत्पादकता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र कौन से हैं, उत्पादकता के हिसाब से अगर हम देखें, दरअसल ये जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में दी है, ये फरवरी 2022 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। अब चावल उत्पादकता वाले 4 राष्ट्र कौन से हैं, तो प्रथम स्थान पर जापान है, कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है, तीसरे स्थान पर वियतनाम है, चौथे स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया है। भले ही हमारे यहाँ चावल क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा उत्पादकता, चावल उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं है भारत में। भारत का स्थान 4 देशों में दिख ही नहीं रहा है हमें। पहले नंबर पे कौन है, जापान है। इसका मतलब जापान बहुत छोटी सी जगहों पर बहुत अच्छा चावल उगा लेता है, ठीक है। कई भारतीय जापान जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जॉब की तलाश में गए हैं, पता चला वहाँ उनसे खेती कराई जाती है, खेत होते हैं, तो खेत भी टेरेस, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि नीचे खेत जैसे हमारे यहाँ होते हैं, एक है उसके ऊपर दूसरा खेत है, उसके ऊपर तीसरा खेत है। क्या उगा रहे हैं, बंद गोभी उगा रहे हैं, बंद गोभी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है, वो उगा रहे हैं, और बड़ी गहन कृषि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चावल निर्यातक शीर्ष 4 राष्ट्र अगर मैं बोलूं तो प्रथम स्थान पे भारत है। चावल का क्या करता है, हम निर्यात करते हैं। दूसरे पे थाईलैंड है, निर्यात करता है थाईलैंड। तीसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान है, ये भी चावल का निर्यात करता है। चौथे स्थान पे कौन है, यूएसए है। अब पाकिस्तान शब्द अच्छा नहीं लगा होगा आपको, लेकिन असली पंजाब तो पाकिस्तान में ही है, नहरों का जाल है वहां पर। पंजाब 5 नदियों के बीच का जो उपजाऊ प्रदेश है वो क्या है, पंजाब। हमारे पास क्या है, ईस्टर्न पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया, और उसी पंजाब के चक्कर में अभी तक खा पी रहा है थोड़ा बहुत पाकिस्तान। भले ही भिखारी वाली स्थिति है, लेकिन जो थोड़ा बहुत खा पी रहा है वो पंजाब की वजह से खा रहा है वहां पर। समझ में आ गया।
अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, इसके बारे में अगर बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लास बनास एक जगह पड़ती है फिलीपींस में। फिलीपींस में कौन सी जगह है? पहले हम बोलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला बोलते थे, तो मनीला के आसपास एक जगह पड़ती है लॉस बनास फिलीपींस। यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बनास फिलीपींस तथा भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में पड़ता है। कटक चावल की कृषि में शोधरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य दुनिया को भूख मुक्त बनाने के लिए चावल की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक। बीज बैंक की योजना भी सुनी होगी आपने, सुना है? बीज बचाने की प्रयास, बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है। हुआ क्या कि उत्तराखंड से जब माइग्रेशन हुआ तो लोग नीचे की तरफ आए, तो वो पुराने जो बीज थे ना वो क्या हो गए? खत्म हो गए। पुरानी परंपराएं थी, जैसे कोई भी चीज थी, जैसे कोई फल होता था तो माना कोई चीज हो रही है तो एक छोड़ देते थे, जैसे एक या दो छोड़ देते, जैसे माना ककड़ी हो रही है, खीरा जिसको आप बोलते हो, एक और दो उसको बेल पे लगे रहने देना। उसको क्यों लगे रहने देना है? बीज के लिए। ऐसी तोरी लग रही है माना, वैसा तोरी नहीं होती वहां पर उतनी, बट तोरी लग रही है तो दो तीन तोरियां क्या करनी है आपने? छोड़, जो सबसे बड़ी हैं बूढ़ी हो चुकी हैं उनको छोड़ देना है। ऐसे ही क्या होता कि चावल का एक पार्ट वो रख देते थे, धान का एक पार्ट क्या रख देते थे? वो बीज के लिए रखते थे। धीरे धीरे वो बीज क्या हो गए? लुप्त हो गए। लुप्त हो गए तो फिर किसी को ध्यान आया कि भाई हम अपने बचपन में या ऐसा ऐसा खाते थे, अब नहीं मिलता है वो, तो फिर बीज बचाओ आंदोलन जैसी क्या कंसेप्ट निकले और बीज बैंक योजना जैसी योजनाएं निकली। ठीक है, पुराने इतना तो हमने भी देखा है कि जब गांव जाते थे तो वहां पर क्या होता था कि जैसे मुंगरी, क्या बोलते हो आप, मक्की, तो मक्की लगी रहती थी ऊपर, अलग अलग चीजें लटकी भी रहती थी। अरे भाई क्यों है ये? तो कृषक थे, उनको पता था अगली बार लगाना है उससे, तो सूखे रहते थे, वो खाने लायक नहीं होते थे। हम बोलते भी थे खिला दो, तो नहीं खिलाते थे, कहते भाई वो बीज के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, तो चमोला जी ने एक कविता बोली है माइग्रेशन पर, पलायन पर। एक चमोला जी हैं, लोक कवि हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक कविता लिखी है मुंगरियाट, उसी पर लिखा है उन्होंने कि अब उत्तराखंड में घरों में खाली वही दिखते हैं पुराने जो कभी टांगे होंगे दादा दादी ने। ठीक है, कौन चमोला जी? पूरा नाम क्या है चमोला जी का? लोक कवि हैं, बताओ, जन कवि। मुंगरियाट, पलायन पर। आप अपने निबंध में भी लिख सकती हो उनकी कुछ लाइनें। अगला गेहूं भाई, वीट। अगला क्या है? वीट। गेहूं क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से संसार की पहली खाद्यान्न फसल है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से संसार की पहला खाद्यान्न फसल कौन सी है? आंसर गेहूं। इस फसल में अनुकूलनशीलता की सीमा बहुत अधिक है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंधों तक गेहूं की कृषि की जाती है। विश्वंभर चमोला, क्या नाम है चमोला जी का? जगदम्बा चमोला। जगदम्बा चमोला जी का मुंगरियाट सुनना, और उसको अपने जब पलायन पर लिखो तो निबंध में लिखना उन लाइनों को। ठीक है जी। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंधों तक गेहूं की कृषि की जाती है। भाई हम देख रहे हैं कि प्रेरीज, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठंडा होता है वहां पर भी गेहूं हो रहा है, भारत में भी गेहूं हो रहा है। भारत तो इधर से प्रेरीज से बहुत नीचे है भारत की स्थिति, लेकिन वहां पर भी गेहूं हो रहा है। तो मैंने कहा अनुकूलनशीलता की सीमा बहुत अधिक है गेहूं के अंदर। इसका मतलब जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसी हिसाब से क्या होता है? गेहूं की पैदावार होती है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में भी होता है, गर्म प्रदेशों में भी होता है। शीत कटिबंधों में या ग्रीष्म काल में बसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है तथा उष्ण कटिबंधों में या शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। अब देखना गेहूं कब आएगा हमारा? गेहूं कब आएगा? रबी की फसल है, कब काटा जाता है? बैसाखी में काटा जाता है। जाड़ों में वो पौधा उग रहा होता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है, तब वो गेहूं के बीज जो है वो क्या होते हैं? सख्त होते हैं। किसकी वजह से?
सन रेज की वजह से। इसीलिए हम क्या करते हैं, सूर्य जब उत्तरायण होता है, मकर संक्रांति मनाते हैं। कृषि प्रधान समाज है ना, उसका स्वागत करते हैं सूर्य देव का कि अब वो आएंगे, गेहूं पकाएंगे, और जब पक जाते हैं फिर उसको काटते हैं, फिर त्योहार मनाते हैं बैसाखी। क्या मनाते हैं? हमारे त्योहार भी कृषि पर आधारित हैं। शीतकालीन कटिबंधों में ग्रीष्मकाल में बसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है तथा उष्ण कटिबंधों में शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई व कटाई वर्ष भर चलती रहती है, वर्ष भर चलती रहती है। गेहूं के बारे में कुछ बता देता हूं मैं। अगर चीन में हमें गेहूं उत्पादक क्षेत्र ढूंढने हैं तो उत्तरी भाग में विशाल मैदान चीन में, दूसरा वी हो घाटी, चीन की एक वी हो घाटी है, वहां पर गेहूं उगाया जाता है। यांगसी, सिक्यांग, मेकोंग नदी की घाटियों में गेहूं उगाया जाता है। यांगसी सुना होगा आपने, सिक्यांग सुना होगा, मेकोंग सुना होगा, ये सब चाइना में है, ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। रूस में अगर हम गेहूं उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो साइबेरिया का स्टेपीज प्रदेश, कैस्पियन सागर, काले सागर का मध्य भाग तथा पूर्व के क्षेत्र में रूस में गेहूं उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो बसंतकालीन पेटी में प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना, मिनीसोटा, शीतकालीन पेटी में कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, इसके अलावा कैलिफोर्निया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं कहाँ के? यूएसए के। उसके बारे में मैं मैप रीडिंग में इसीलिए कराता हूँ स्टार्टिंग में कि आपको 50 राज्य पता होने चाहिए यूएसए के। मोंटाना क्या है? वहाँ का स्टेट है। डेकोटा क्या है? स्टेट है। डेकोटा के भी 2 स्टेट हैं, एक नॉर्थ डेकोटा, एक साउथ डेकोटा है, ठीक है। मोंटाना हो गया, मिनीसोटा हो गया, मिनीसोटा प्रांत। तो यहाँ पर क्या होता है, बसंतकालीन पेटी में प्रेरीज में बसंतकालीन पेटी में उगाया जाता है। शीतकालीन पेटी कौन सी है? शीतकालीन पेटी कहाँ पर उगाई जाती है? कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, इसके अलावा कैलिफोर्निया, ये गेहूं के क्षेत्र है। अर्जेंटीना में कहाँ पर? पंपास के जो मैदान है वहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। पंपास के पश्चिमी भाग में अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी है, अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी है। ये ऐसे पॉइंट पकड़ता है यूपीएससी। कैसे? कि गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है कहां पर? आंसर अर्जेंटीना में, पंपास के पश्चिमी भाग में विस्तृत क्षेत्र में। ऐसे ही कनाडा में कहां पर उगाया जाता है? यहां पर कनाडा में प्रेरीज घास के मैदानों में, सकेचुआन में, अल्बर्टा में, मैनिटोबा में, विनिपेग में। विनिपेग, ठीक है। हाँ जी, प्रेरीज घास के मैदानों को कहा जाता है, प्रेरीज घास के मैदान इनको। ऐसे ही मैंने कहा पंपास जो है वो भी घास के मैदान है। प्रेरीज घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में है, वो आपके यूएसए से लेके कनाडा तक फैले हुए हैं। कभी वहाँ घास होती थी, क्या होती थी? आज वहाँ गेहूं होता है। और वहाँ ऐसे छोटी छोटी जोत नहीं होती है, जैसे भारत में जो जोतों का आकार है वो छोटा हो गया है। कारण क्या है? भूमि का विभाजन। किसानों ने सोचा कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भूमि का विभाजन होगा। माना 4 लड़के हो गए, माना 10 हेक्टेयर भूमि है, तो अब उनके पास क्या हो गया? 2.5 हेक्टेयर भूमि हो गई। 2.5 हेक्टेयर भूमि अब क्या हो गया कि फिर उनके भी 4-4 लड़के हुए, बालिकाएं भी हुई, पर लड़कों को संपत्ति संबंधी अधिकार जो थे वो किसको? तो लड़के के थे। तो फिर अब उनके भी 4-4 हुए, तो 2.5 का आधा 4 भाग में कर दो। फिर उनके भी बाद में माना परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चले या हम 2 हमारे 2 जैसे चले, फिर पता चला 2-2 हो गए, दोनों लड़के हो गए, तो फिर भूमि का विभाजन हो गया। तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। तो मैंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया का किसान है उसका सबसे बड़े खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, फार्म हाउस है। यूएसए का जो किसान है उसके पास ऐसा नहीं है, वो मशीनों से खेती करते हैं। कितने हेक्टेयर है जी? 200 हेक्टेयर भूमि है कि मेरे पास, 400 हेक्टेयर भूमि है। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आप कैसे किसान हो? कि मैं सीमांत किसान हूँ। सीमांत किसान को इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, क्या बोलते हैं? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी वो मार्जिनल किसान है, सीमांत किसान है।
सीमांत किसान का मतलब सीमाओं के अंत में रहने वाला किसान नहीं होता है। सीमांत का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है वो सीमांत किसान है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर अधिकतर सीमांत किसान है। क्या है? सीमांत किसान है, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है? 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है भाई? निकालो। अगर मैं बीघा में निकालूं 1 हेक्टेयर को तो कितना होता है? और कितने नाली बराबर 1 बीघा होता है? उत्तराखंड में तो हम नाली और मुट्ठी में नापते हैं जमीन को। हाजी 3.98 बीघा, 3.987 बीघा, लगभग 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर। कंफर्म हो? कंफर्म हो? और कितने नाली बराबर 1 बीघा? उत्तराखंड की अगर बात करूं तो, और फिर देखना आप कितने नाली जमीन है आपके पास। अरे भाई ये समझ में आ गया, इसी के बारे में तो पढ़ना है हमने। हाँ नहीं भाई, ज्यादा बोल रहे हैं। इतना नहीं होता है भाई, ऐसी बात कर रहे हो। हाँ नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? यही तो पढ़ना, हमने समस्याएं पढ़नी है आगे चलकर। हमने ये पढ़ना है कि भूमि सुधार कैसे होता है, भूमि सुधार, गहन कृषि कैसे की जाती है। साथ में ये पढ़ना हमने चकबंदी क्यों जरूरी है। चकबंदी मतलब जैसे उत्तराखंड की समस्या ये है कि उत्तराखंड में खेत तो हैं हमारे पास, तो एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे, एक हो गया दाएं, एक हो गया बाएं। कहां लेके जाऊं अपने छोटे छोटे बैल? कहां लेके जाऊं अपने छोटे छोटे बैल लेके? कहां खेती करूं? तो चकबंदी की बात की जाती है, हदबंदी की बात की जाती है कि भाई एक हद तक होनी चाहिए भूमि एक किसान का। ये ना हो कि पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए। सारी भूमि किसके पास कितने है जी? 10,000 हेक्टेयर भूमि है जी उसके पास, और एक के पास 2 नाली भी नहीं है। हदबंदी, चकबंदी, इनके बारे में पढ़ना है, भूमि सुधार के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे जो हैं ये उसके प्रांत हैं, सकेचवान, अल्बर्टा, मैनिटोबा, विनीपेग। विनीपेग को तो शायद सॉब्रिक्वेट भी यूज करते हैं। गेहूं मंडी बोलते हैं, आटा मंडी बोलते हैं विनीपेग को। चेक कीजिए, विश्व की आटा मंडी। भाई गेहूं होगा तो आटा भी होगा ना। गेहूं से बनेगा आटा, गेहूं से बनेगा मैदा, गेहूं से बनेगा दलिया, गेहूं से बनेगी शायद सूजी। अभी तो पता भी नहीं हुआ कईयों को कि दलिया किसका बनता है। दलिया कईयों का बनता है वैसे, पर अधिकतर जो यूज होता है गेहूं का होता है हमारे यहाँ। गेहूं उत्पादक 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? मिलियन टन में बता रहा हूं, चीन नंबर 1 पर है गेहूं उगाने में। दूसरे नंबर पर भारत है। चीन 137 मिलियन टन गेहूं उगाता है, भारत 109.6 मिलियन टन उगाता है, रूस 76.1 मिलियन टन उगाता है, यूएसए 44.8 मिलियन टन उगाता है, यूक्रेन 32.2 मिलियन टन गेहूं उगाता है। तो नंबर 1 पे कौन है गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों में? चाइना, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे रूस, 4 पे यूएसए, 5 पे यूक्रेन। गेहूं क्षेत्रफल वाले 4 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? प्रथम स्थान पे भारत है। गेहूं क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा नहीं हाई यील्ड गेहूं नहीं है हमारे यहाँ उतना। वैज्ञानिक कृषि नहीं करते हम लोग। हमारा किसान अभी भी पारंपरिक उस पर चलता है। हमारे पास उतनी मशीनें नहीं है, उतना फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सब्सिडी मिलती है, ठीक है, लेकिन अभी वो पैटर्न नहीं पकड़े हमने। वो तो हरित क्रांति आ गई, मैक्सिको से ले आए हम गेहूं के बीज, मैक्सिको से लाए थे। हमारा गेहूं जो था वो एक बाली में खाली माना अगर 10-15 ही निकल रहे दाने, तो उनके 30 दाने निकलते थे। हाई यील्ड बोलते हैं उसको हम, यानी एक ही बाली में ज्यादा दाने निकले। क्या निकले? ज्यादा दाने निकले। समझ में आ गया?
फिर हमारा बहुत ज़्यादा खपत जो हो जाती खेत में ही हो जाती है। हमारे जो तरीके हैं वो क्या है कि खपत ज़्यादा है, मशीनें सही नहीं है हमारी उतनी, है ना। माओ त्से तुंग था चाइना में, उसने भी कहा यार कि गेहूं क्या होता है कि जब हम खेतों में वो करते हैं कूटते हैं तो चिड़िया खा जाती है कि गुरैया, गुरैया बोलते हैं क्या बोलते हैं। उसने एक अभियान चलाया, उसने सारी गुरैया मरवा दी, पता नहीं कितने करोड़ गुरैया मरवाई गई। उस समय इनाम मिलता था स्कूल के बच्चों को। माओ त्से तुंग जो था चीन में, उसने सारी गुरैया मरवा दी। जैसे 5 गुरैया मार के जाते थे आप तो इनाम मिलता था स्कूल में। ऐसे करते करते वो अभियान चलता रहा, सारी गुरैया खत्म हो गई चाइना से, और उसके बाद भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा समझ में नहीं आया, अकाल क्यों पड़ा। बाद में अध्ययन हुआ तो पता चला भाई गुरैया क्या थी, कीट पतंगों को खाती थी। खाली गेहूं थोड़े खाती थी तुम्हारा, वो कीट पतंगे क्या थे, उन कीट पतंगे वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। अब जब गुरैया नहीं रही तो फिर वो कीट पतंगे भी ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, गेहूं खराब हो गया। टिड्डियों का आक्रमण हो गया। टिड्डी समझते हैं, टिड्डियों का जब आक्रमण होता है तो जैसे अभी आ गया है टिड्डी का आक्रमण, जैसे ऋषिकेश से खेत है, टिड्डी आएंगे, दल में आते हैं, अरबों की संख्या में आते हैं, बैठेंगे, शाम तक आपको बीज तो क्या उसका कुछ नहीं दिखेगा, नीचे तक जो प्लांट होता है वो भी नहीं दिखेगा, सब साफ करके चले जाएंगे। उसको बोलते हैं टिड्डियों का आक्रमण। तो चिड़ियाएं होंगी तो चिड़ियाएं टिड्डी को खाती हैं, जब टिड्डियों को खाएंगी तो फिर क्या होगा। चलो जी, और फिर क्या हुआ, वहां पर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़े, कीड़े मकोड़े भी खाए उन लोगों ने। तो आज भी उनके फूड में है वो क्या है, अच्छी मत बोलो भाई, जब अकाल पड़ता है तो खाना पड़ता है। गेहूं क्षेत्रफल वाले 4 शीर्ष राष्ट्र बता दिए मैंने। प्रथम नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पर यूएसए है। अब यही तो कंफ्यूज होता है बच्चे कि यार जब प्रथम स्थान पे गेहूं क्षेत्रफल हमारे पास है तो हम नंबर 1 पे क्यों है, चीन हमसे आगे कैसे निकल गया। तो मैंने कहा चीन वैज्ञानिक कृषि करता है। क्या करता है, हाइल्ड है, मतलब उसके बीज जो है ज्यादा निकलते हैं, कम जगह पर ज्यादा उत्पादन करता है। समझ में आ गया। जैसे चीन मछली उत्पादन में पहले पीछे था इसमें, क्योंकि चीन के पास सीमित तट है, दाईं तरफ से तट है खाली, बाकी चारों तरफ से घिरा हुआ देशों से। अब तटों भाई जहां पर समुद्र होगा वहीं तो मछली पकड़ेगा। तो ये होते हैं आक्रमण लोग जो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे पास समुद्र तट नहीं है इसलिए हम मछली उत्पादन में क्या नहीं है, नंबर 1 पे नहीं है। चीन ने क्या किया, अंदर विकसित किए पॉन्ड, क्या किया, तालाब में मछलियों को पालन शुरू किया उसने, और फिर एक दिन वो नंबर 1 पर पहुंचा मछली उत्पादन में। समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं अब गेहूं उत्पादकता वाले 4 शीर्ष राष्ट्र की बात करूं तो जो गेहूं उत्पादकता जो सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर जो है फ्रांस में है। कहां पर, फ्रांस में। नंबर 2 पे जर्मनी में है, नंबर 3 पे चीन में है, नंबर 4 पे यूक्रेन में है। अब देखो ना, ये भी दुर्भाग्य है कि गेहूं उत्पादकता नंबर 1 पे फ्रांस में है, पर फ्रांस के पास क्या नहीं है, गेहूं क्षेत्रफल नहीं है, उतना जमीन नहीं है ना, उतनी क्या नहीं है। भारत के पास गेहूं क्षेत्रफल है लेकिन उत्पादकता नहीं है उतनी, भारत नंबर में आ ही नहीं था कहीं भी। फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूक्रेन आ रहे हैं। समझ में आ गया। इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। उसके बाद मक्का, मक्का कहाँ का है भाई, जन्म कहाँ था। मक्का पहले थोड़े खाते थे हम लोग मक्का, ये भुट्टे भुट्टे जो आए जैसे मुंगरी बोलते हैं आप, ये बाहर से आई थी, मैक्सिको से आई थी, बाहर से आई थी मैक्सिको से। तो जन्म स्थान मैक्सिको है। यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है जिसमें सभी धान्य फसलों की अपेक्षा स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब ये क्वेश्चन बना हुआ कि स्टार्च की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है, आंसर मक्के में होती है। किसमें होती है, मक्के में होती है। यह एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है, यानी मोनोसियस पौधा है जिसमें प्रोटीन को जेन कहा जाता है, जिसके प्रोटीन को जेन कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आंसर जेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉर्न बेल्ट है। क्या है यहाँ पर, कॉर्न बेल्ट है। लेकिन यहाँ पर मक्का जो यूएसए है वो इंसानों के लिए उतना उत्पादित नहीं करता है जितना सुअरों के लिए उत्पादित करता है।
ये क्या करता है, कॉर्न बेल्ट है। कॉर्न बेल्ट का मतलब होता है एक क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें मक्का ही मक्का होता है। क्या होता है? अब ठीक है, आपने अब नए कंसेप्ट सुने होंगे, पहले हमने तो नहीं खाए बचपन में, पर कॉर्नफ्लेक्स सुना होगा आपने, सुना है? कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स ही बोलते हैं। वो पैटर्न कहाँ से आया? वो वहीं से तो आया। वहां की माताएं नहीं गूंथती आटा, सिर पे लेके नहीं जाती गेहूं लेने के लिए, फिर उसको धो के, फिर सुखा के, फिर आटा पिसाने, फिर गूंदना, फिर बनाना, इतना टाइम नहीं है उनके पास। विकसित देश हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, कमाने में, अर्थव्यवस्था, आर्थिकी सुधारने में लगाते हैं उस समय को। किसमें? और हमारी माताएं और हमारी जो बालिकाएं हैं वो क्या करती हैं, उनका सारा समय कहाँ चला जाता है? किचन में। अगर वो सर्विस सेक्टर में हो तो देश की इकोनॉमी में भी योगदान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा? तो कॉर्नफ्लेक्स बनाता है वो, जितना चाहिए होता है इंसानों के लिए उतना कॉर्नफ्लेक्स बनाएगा, निर्यात करेगा, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा मक्का होता है वो सुअरों को खिलाता है। किनको खिलाता है? और क्योंकि वो लोग सुअर खाते हैं, पॉर्क बोलते हैं। अगर आप कभी वहां जाओगे यूएसए में, कहा, शिकागो, मीट पैकिंग सेंटर है बहुत बड़ा, डब्बा बंद मांस, पोर्क मिलता है वहां पर। और आप जाओगे तो क्या है? डब्बा बंद मांस। तो अब वो सुअर क्या होते हैं, वो हमारे सुअरों जैसे नहीं होते हैं। हमारे सुअरों को नाली में छोड़े हुए, वहां स्टाय होते हैं, बाड़े होते हैं, स्टाय बोला जाता है सुअर के बाड़ों को। क्या बोलते हैं? तो बड़े सुंदर सुंदर सुअर पाले जाते हैं, फिर उन्हें मक्का खिलाया जाता है। उन्हें गंदा नहीं खिलाया जाता। क्या खिलाया जाता है? मक्का। फिर वो बहुत मोटे ताजे होते हैं, फिर उनकी कटिंग होती है, फिर डब्बों में बंद करके बड़ा सा बाहर से अच्छा सा चित्र बना के, है ना, बचपन का चित्र, बचपन की फोटो लगा के उसकी, उसको क्या कहता है? बेचा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ बोल रहे हैं? बोलो बोलो। देखो, यहां पर भी होता है सुअर पालन। कुछ लोगों का मानना यह है कि गाय पालना ज्यादा कठिन है, सुअर पालना क्या है, आसान है। गाय की बड़ी देखरेख करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सुअर की देखरेख नहीं करनी पड़ती। सुअर पालने के लिए क्या है, जितने भी होटल हैं उनसे जितना भी बचा हुआ, जिसने पाला है वो बता रहा था, एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसने कहा कि जितने भी होटल्स थे वहां से जो बचा कुचा होता था, भाई लोग खाते हैं, छोड़ते हैं। हिंदुस्तान में क्या करते हैं, उतना खाते नहीं जितना छोड़ते हैं। अब छोड़ दिया जी। अब छोड़ दिया तो क्या हो गया कि बर्तन साफ करने से पहले उसको एक जगह पे क्या करते हैं, वो डाल देते हैं। उन सबको कलेक्ट करना है, वो सुअरों को खिलाना है। उसको पनीर भी होता है, बटर भी होता है, पौष्टिक चीजें भी होती होंगी, मसाले भी होते होंगे, तो वो सुअर होते हैं। तब तक क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम आ गया। क्या आ गया? खिलाड़ियों ने पोर्क मांगा। अब इतना इस तरह का पोर्क तो था नहीं, तो उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। किनको? सुअर पालन वालों को। समझ में आ गया? नहीं आया? पैसा कमाना बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा जमीन मारना पड़ेगा, बहुत आसान है। लेकिन मैंने कहा हमारी जो लड़ाई है पद प्रतिष्ठा सम्मान की। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि हम सुअर पालन करेंगे। नहीं कर सकते भाई, अपना पाला हुआ मारना बहुत कठिन होता है। चलो अगला, चीन। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का बेल्ट है। इसका विस्तार ओहियो एक प्रांत है, वहां प्रोविंस है। ओहियो से मध्य नेब्रास्का तक तथा दक्षिण में इलिनॉयस भी प्रांत है, प्रोविंस का नाम है वहां पर, से उत्तर में, दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिनीसोटा तक। तो पहले यूएसए के 50 राज्य पढ़ लीजिए। 50 राज्य जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। चीन में कहां पर है? उत्तरी मैदानों में मक्का उगाया जाता है। ब्राजील में कहां है? ब्राजील में मिनास जिरास, साओ पोलो और रायो ग्रेंडे, ये 3 जगहों पर मक्का उगाया जाता है। मैक्सिको में दक्षिणी क्षेत्र में उगाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में त्रिभुज क्षेत्र यानी मेज ट्राइंगल में, दक्षिणी ट्रांसवाल से ऑरेंज फ्री स्टेट तक। त्रिभुज, मेज ट्राइंगल, ये आईएएस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले कि मेज ट्राइंगल कहां है। कॉर्न बेल्ट तो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ ली, लेकिन मेज ट्राइंगल कहां पर है? मेज ट्राइंगल है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहां से कहां तक? ट्रांसवाल। वाल एक नदी है दरअसल, वाल नदी के पार वाले क्षेत्र को ट्रांसवाल कहा जाता है। ठीक है। ऑरेंज नदी का नाम है वहां पर, ऑरेंज भी एक रिवर है साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट में उगाया जाता है क्या? मक्का। मक्का उत्पादक सीड्स 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं?
तो नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे ब्राज़ील है, चौथे पे अर्जेंटीना है, 5वें पे यूक्रेन है। फिर मैंने कहा समय बदला, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं सीड्स होते हैं वो डेवलप किए गए। तो मक्के में अब देखा होगा आपने कि पहले के मक्की में अब की मक्की में अंतर है। पहले जब हम मक्की छीलते थे तो आधे बीज होते थे, आधे नहीं होते थे। अभी आप छीलते हो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बीज है। इसका मतलब कैसा हाइब्रिड है, वो कैसा है, उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या की गई है, जीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसा सीड डेवलप किया गया है कि जो क्या हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या भरा हुआ हो, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा जो आधे बीज और आधे नहीं होते थे जो उनमें था। वो मीठा होता था मक्की, ऐसा होता है, तो खा रहे हैं बस। और फिर एक छोटे छोटे भी हो गए अब मक्की इतनी इतनी सी, जिसको आप पिज्ज़ा में डालते हो। कहाँ डालते हो, बेबी कॉर्न। कहाँ से आए बेबी कॉर्न, हमने तो नहीं देखा था। इसका मतलब क्या किया गया, उसको बनाया गया है लैब में। अगला, मक्का क्षेत्र वाले 4 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? चाइना है नंबर 1 पे, चौथा नंबर तो नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पे रोमानिया। क्या है, यूएसए, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रोमानिया। तो भाई जो यहाँ के सुअर होंगे नॉर्मल जो आपने देखे होंगे घूमते हुए, उनमें फीता कितनी पाया जाता है, टेप वॉर्म पाया जाता है। तो मैंने कहा उनको पूरे वैक्सीनेशन होता है, टेप वॉर्म जैसी चीज नहीं होगी। और मक्का जब खाएंगे जेन जैसा प्रोटीन खाएंगे तो उनका मांस भी क्या होता है, पौष्टिक होता है। तो होता है पौष्टिक होता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पर अब हम आगे किस पर, चाय पर। चाय उत्तराखंड में एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, चाय उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां क्या होती हैं। मेंस में पूछा गया, 50 शब्दों में देना था। तो खाली ये बताना होता है कितनी बारिश, कितना तापमान, ढलना जमीन, कौन सी मिट्टी, रिमझिम बारिश। मूसलाधार बारिश नहीं होनी चाहिए चाय के लिए। कैसी होनी चाहिए, इसलिए दार्जिलिंग में अगर आपने देखा होगा तो ढलान पर दिखे होंगे चाय के बागान, साथ लेटराइट मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी होती है वो। ठीक है, जड़ों पर पानी नहीं रुकना चाहिए, हल्की हल्की फुहार हर समय क्या है, पड़ती रहनी चाहिए। ऊपर की जो कोमल पत्तियां होती हैं बेस्ट मानी जाती हैं चाय के। तो भाई इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।